सिस्टम बहुत सारे, कोई यूडीएल लग रहा है, किसी के ऊपर कोई फोर्स का सिस्टम देखा था, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे। उन सब फोर्सेस के ऊपर अपन ने रिएक्शंस निकालनी सीखी थी। ठीक है, आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, और अलग टाइप का सिस्टम ऑफ लोडिंग जिसकी किसी बीम के ऊपर लग रही है उसके ऊपर अपन रिएक्शंस निकालेंगे। ठीक है, आज भी अपने को सेम काम करना, लेकिन आज कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ये देखिए आप यहाँ पे बोर्ड पे ये डायग्राम बना रखा है। ये कोई सिस्टम लग रहा है, ये कोई बीम है ए ई। ठीक है, इस बीम के ऊपर इस तरह के कोई फोर्सेस लोडिंग का सिस्टम बना रखा है। जैसे कि ए से ये, जैसे इस पूरी बीम को अपन ने 1 2 3 और 4 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला सेक्शन है ए सी, फिर नेक्स्ट सेक्शन है सी डी, डी बी और डी ई। ठीक है, इस पूरी बीम को अपन ने इन 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, और इन 4 सेक्शंस के ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स लग रहे हैं, जैसे कि आपको फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि ए सी के ऊपर, इस सी पॉइंट के ऊपर ये 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे डी के जस्ट पास में एक मोमेंट लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। ठीक है, ये मोमेंट का डिजाइन होता है जैसे अपन ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर डी से बी के अंदर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, और डी बी की डिस्टेंस जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, फिर बी ई के ऊपर वापस यूडीएल लग रहा है, ये अलग टाइप का यूडीएल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और इस तरह से भी यूडीएल को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूडीएल लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर न्यूटन का। ठीक है, और एक 25 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ई पॉइंट के ऊपर जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शंस निकालनी है। आपको क्या करना है, ए और बी के ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रिएक्शन निकालनी है, मतलब आर ए और आर बी निकालना है। समझ में ही बात आपको। अब इसको करने का तरीका क्या है, अपन इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ डिफरेंट है, समझना। अपन क्या करेंगे, इस पूरी सिस्टम को अपन अलग अलग सेक्शंस में लेंगे, उनके ऊपर लोडिंग कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब इस पूरे सेक्शन को मैं डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ ये वाला सेक्शन डी बी। समझ में बात आपको। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना आप, ये मैंने लिया डी बी सेक्शन। ठीक है, डी बी, ये लिखा मैंने डी बी। ठीक है, इस सेक्शन को मैं ले रहा हूँ, इसको कंसिडर कर रहा हूँ। सबसे पहले इस पर देखना आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 2 मीटर का है, डी बी का लेंथ कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। यहाँ पे अपन ने बनाया इसको 2 मीटर। ठीक है, ये अपन लिखा है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर लिखा। अब इस 2 मीटर के ऊपर 4 किलो न्यूटन पर मीटर जो है वो यूडीएल लग रहा है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया, ये यूडीएल बनाया मैंने 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, ये कितना लग रहा है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके इक्विवेलेंट जो ये यूडीएल लग रहा है, ध्यान से सुनना, जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है 4 किलोमीटर पर मीटर का लग रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा। समझ में ये बात। पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, इसको मैं पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करता हूं तो ये देखो, यहाँ पे ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, अब आगे मैं क्या करूंगा, जैसे टोटल लोड कितना हुआ, ये 4 2 8 किलो न्यूटन। ठीक है ना, 8 किलो न्यूटन लोड हुआ। टोटल लोड कैसा हुआ, 4 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे 4 किलो न्यूटन लग रहा है। तो टोटल लेंथ कितनी है यूडीएल की, 2 मीटर है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो कितना हो गया टोटल लोड हो गया 8 किलो न्यूटन। ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया, इस टोटल लोड की वैल्यू होगी 8 किलो न्यूटन। अब वो कैसे लगेगा वो समझना। 8 किलो न्यूटन लगेगा। यूडीएल जो होता है, ध्यान रखना, यूडीएल जो होता है, यूडीएल इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। ठीक है ना, यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा सेमी सर्कल बनता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम जो हाइट होती है, मैक्सिमम यूडीएल क्या होता है, सेंटर में होता है, और मैक्सिमम यूडीएल की वैल्यू कितनी होती है, WL²/8। समझ भाई, ये होती है मैक्सिमम यूडीएल की वैल्यू। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसका अपन कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम यूडीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × WL², 2 × 2/8। समझ में बात, समझ में। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 किलो न्यूटन, 4 2 8। समझ में बात आपको। इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे 8 किलो न्यूटन लिखूंगा, और ये बीचों बीच लगेगा, ये बीचों बीच लगेगा, यहाँ पे लग गया आपके 8 किलो न्यूटन। समझ में, 8 किलो न्यूटन लगा, ये 8 किलो न्यूटन लगा है, और इसको
वैसे तो ये WL²/8 वाला फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, लेकिन ये सिंपल लोडिंग है, इसके अंदर ज़्यादा अपने को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसलिए अपन इस सिस्टम को यहाँ पे अपन ये नहीं लगाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगेगी, है ना। यहाँ पे ये WL²/8 का फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना। इस चीज़ को अपने को लगानी नहीं, अपने को सिंपल कैलकुलेशन करनी है। फोर्स लग रहा है 4 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, मतलब 1 मीटर पे 4 किलोमीटर का फोर्स लग रहा था। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, टोटल लेंथ कितनी है इस यूडीएल की, टोटल लेंथ है 2 मीटर, तो टोटल लोड कितना हो गया 4 किलोन्यूटन पर मीटर इंटू 2, तो टोटल लोडिंग कितनी होगी 4 इंटू 2 8 किलोन्यूटन, 8 किलोन्यूटन, L किलोमीटर कहाँ लगेगा, बीचों बीच लगेगा, सेंटर में लगेगा। समझ में बात आपको। तो ये अगर सेंटर में 8 किलोमीटर फोर्स लग रहा है, ये सेंटर में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो गया 1 मीटर, समझ में, ये हो गया 1 मीटर और ये भी हो गया 1 मीटर। ये अपन ने इसको क्या किया, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, समझ में ही। और यहाँ पे अपन लिख दिया डीबी को अपन ने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूडीएल को पॉइंट लोड में अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या हुआ, इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे द टोटल लोड इज कितना 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 किलोन्यूटन एंड इट एक्ट्स एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे लगेगा ये 8 किलोन्यूटन, ठीक है। इसको अपन ने डीबी को इक्विवेलेंट लोड में कैलकुलेट कर लिया, इक्विवेलेंट लोड में कन्वर्ट करके पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया और इसका वैल्यू कितनी है 8 किलोन्यूटन, ठीक है। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन लेंगे। अपन ने क्या किया, इस पोर्शन को ले लिया अभी तक, ठीक है, डीबी को लेके डीबी का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकाली। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं डीबी के बाद में अपन लेते हैं बीई, ठीक है, बीई लिया, बीई में क्या है वैल्यू, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, क्या है, जैसे ये है, ये लोडिंग लगी 10 किलोन्यूटन पर मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया बीई, ठीक है। तो कैसे रहेगा ये ऐसे है, ये ऐसा कैसा बना दो एक बार तो, ठीक है, ये बनाया, ठीक है। और ये क्या है बीई, ये है बीई, ठीक है, बीई लिया और इसकी लोडिंग लग रही है इस तरह से नीचे, ठीक है। तो इसको एच इट बनाया अपन एक बार, तो ये इसको बना दिया मैंने, ये ठीक है। और ये कितना है 10 किलोन्यूटन पर मीटर है, ठीक है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो इसका अपन, और ये कितनी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से बी की डिस्टेंस दे रखी है 1.5 मीटर, यहाँ लिख दिया 1.5 मीटर, समझ में ही बात आपको। अब इसका अपन इक्विवेलेंट लोड डायग्राम बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट लोड डायग्राम बनाते हैं, तो क्या होगा, देखो टोटल लोड कितना होगा इसका, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है 10 किलोमीटर पर मीटर, मैक्सिमम कितनी हाइट कितनी 10 किलोमीटर पर मीटर दे रखी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल की सबसे पहले तो यहाँ पे ये लाइन बनाई मैंने, ये लाइन बनी, और इसका जो टोटल लोड हुआ है वो कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। तो हाफ इंटू 1.5 इंटू ये कितना है 10 है, 1.5 इंटू 10, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये कितना आएगा, ये आएगा 7.5 किलोन्यूटन, ठीक है, 7.5 किलोन्यूटन आया। अब ये कहाँ लगेगा, 7.5 किलोन्यूटन लोड आ गया है, अब इसको लगेगा कहाँ, वो कहाँ लगेगा, तो ट्रायंगल की सीजी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड से 1/3 होती है और राइट हैंड साइड से 2/3 होती है, अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, सीजी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा था तब ये चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है, ये 12th क्लास में भी पढ़ी हुई है चीज़ आपने। तो अपन ट्रायंगल की जो सीजी लेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं मैक्सिमम टाइम, जब इस टाइप का ट्रायंगल बनता है तब उसकी सीजी जो लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। तो इस साइड से अगर अपन ने सीजी ली तो ये सीजी क्या है, देखो 7.5 किलोमीटर नहीं है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो लगा दिया, ये 7.5 किलोमीटर का पॉइंट लोड लगेगा, ठीक है, 7.5 किलोमीटर का पॉइंट लोड लगेगा, ठीक है, ये तो लगा दिया मैंने। अब देखो इधर से 1.5 टोटल है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखो ये क्या है 1.5 टोटल है, तो ये यहाँ से इधर से इसका 1/3 कितना हुआ 0.5 हुआ, 0.5 यहाँ से लगेगा, ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी 0.5 और ये बचा हुआ कितना हुआ, ये हुआ 1 मीटर, समझ में
इस तरह से लोडिंग लगेगी, ठीक है। तो तो टोटल लोड हो गया 7.5 किलो न्यूटन, और वो इस तरह से पॉइंट लोड की फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से पॉइंट लोड में ये लगेगा। इस तरह से अपन ने इस यूडीएल को इस पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बीई पार्ट लिया अपन ने, बीई को अपन ने इस तरह से कन्वर्ट करके लगा दिया। अब देखो आगे देखो, अब मैं इसको मिटाना पड़ेगा अब इसको, क्योंकि अपने को अगला पार्ट करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। अब आगे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे अपन, ई पॉइंट लेंगे, ठीक है। ई पॉइंट लेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट अब ये पॉइंट कंसीडर किया मैंने, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर लोडिंग अपन देखेंगे, उसका इक्विवेलेंट लोड निकालेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे जो ई पॉइंट के ऊपर जो लोड लग रहा है उसको मैं अलग से इसका सेक्शन में बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या दे रखा है, देखो ये पॉइंट ई है, ठीक है, ये ई पॉइंट है, ये इसका बेस बता रखा है, ये मैंने भी बना दिया बेस, ठीक है। ये 25 किलो न्यूटन लग रहा है 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, ये लगाया मैंने, ये लगाया मैंने 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन लगाया मैंने, और ये 30 डिग्री पे बन लग रहा है, ठीक है। तो ये भी बना दिया मैंने 30 डिग्री। इस चीज़ को मैंने अलग से बनाया, इस चीज़ को, ठीक है ना, सेक्शन की फॉर्म में आपको समझाने के लिए। ये आपको एग्जाम में ही बनाना है। अब देखो, अब इस ई पॉइंट के ऊपर, इस ई पॉइंट के ऊपर ये 25 किलो न्यूटन लग रहा है, कितने में, 30 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। तो अब इसका अपन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, देखो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है ई पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे, देखो इसमें कुछ भी नहीं बनाएगा, बहुत सिंपल हो गया। इसको अपन क्या करेंगे, 25 किलो न्यूटन को इस ई पॉइंट के ऊपर रिजोल्व कर देंगे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो रिजोल्व कैसे करेंगे, ये ई पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ई पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया ई, ठीक है। 25 किलो न्यूटन है, अगर इसको एक्स एक्सिस का लोग रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जब ये एक्स एक्सिस के लोग अगर इसको रिजोल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। एक तो इसका कंपोनेंट आएगा ऐसा, ठीक है, ये इधर लग रहा है तो ये भी इधर ही लगेगा, साइन रोटेशन जो आपको पहले मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। एक तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 25 किलो न्यूटन लग रहा है 30 डिग्री के ऊपर एक्स एक्सिस से, तो एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 कॉस 30 डिग्री, 25 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 25 कॉस 30 डिग्री हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। 25 कॉस 30 डिग्री हुआ, ठीक है। ये तो हो गया कॉस कंपोनेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग। अब एक कंपोनेंट लगेगा वाई एक्सिस का लॉन्ग, जो साइन कंपोनेंट होता है वो लगेगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना, वो लगेगा कुछ इस तरह से। कितना हो जाएगा, 25 साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, 25, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 25 साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने रिजोल्व किया, ठीक है। रिजोल्व करने के बाद में इसका इक्विवेलेंट लोड इस तरह से मैंने रिजोल्व करके बना लिया, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट्स को मैंने रिजोल्व करके आपको समझाया कि अलग अलग पॉइंट को लेके अपन ने इक्विवेलेंट लोड डायग्राम बनाया। आप इन जितने भी जो अपन ने पहले जितने भी इक्विवेलेंट लोड डायग्राम बनाए उन सब का एक कंबाइंड फिगर में बनाता हूँ, वो फिर उसके बाद में अपन इसके अंदर रिएक्शंस निकालेंगे। समझ नहीं आया आपको, इसको भी मैं मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, ठीक है ना, कैलकुलेट करी थी, ठीक है। अब उन सब को कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट लोड डायग्राम कंबाइनली मैं बना देता हूँ। वो कैसा बनेगा वो देखो आप, वो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। जैसे ये लाइन थी, ठीक है, ये लाइन थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा था, ये ए पॉइंट था आपका, ये ए पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे 5 किलो न्यूटन लग रहा था फोर्स, ठीक है। यहाँ पे 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा था, 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा था, ठीक है, सॉरी 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कैलकुलेट किया था, ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट, क्या पॉइंट था, ये सी पॉइंट था ये, ठीक है। इसके ऊपर 5 किलो न्यूटन फोर्स लगा। फिर एक डी पॉइंट था, ठीक है, यहाँ डी पॉइंट था। इस डी पॉइंट के ऊपर क्या मोमेंट लग रहा था, इस तरह से मूवमेंट लग रहा था। उसकी वैल्यू कितनी थी, 20 किलो न्यूटन, वो तो क्वेश्चन में गिवन थी अपन को, ठीक है। 20 किलो न्यूटन लग रहा है मोमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लग रहा है, डी, और ये पॉइंट था बी, बी क्या था, डीबी यूडीएल था, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका अपन ने इक्विवेलेंट लोड निकाल के पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे कितना आ रहा था, बीचों बीच यहाँ पे आ रहा था, इसको कन्वर्ट किया तो इसका 8 किलो न्यूटन आया था, ठीक है, 8 किलो न्यूटन आया। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में एक ई पॉइंट था, ये ई पॉइंट था,
ई पॉइंट था ये, ठीक है। ई पॉइंट में क्या था, यहाँ पे भी यूडीएल लग रहा था 10 किलोमीटर पर मीटर का, तो इसका इक्विवेलेंट लोड अपन निकाला, ट्राइंगल लग रहा था, तो ट्राइंगल की सीजी लगा के अपन ने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे कितना आया था, ये आया था 7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आया 7.5 किलो न्यूटन, ये अपन ने कैलकुलेट करा था और कैलकुलेट करके निकाला थे। और फिर एक ई पॉइंट, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ये ई पॉइंट, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा था, यहाँ पे कितना लग रहा था देखो, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा था, ये अपन निकाला था, इसको अपन रिजोल्व किया था। रिजोल्व करने के बाद में वाई एक्सेस का लॉन्ग तो लग रहा था ये 12.5 किलो न्यूटन, ठीक है, 12.5 किलो न्यूटन। और एक्स एक्सेस का लॉन्ग इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये लग रहा था 21.65 किलो न्यूटन। समझ में बात आपको? इस तरह से अपनी लोडिंग लग रही थी। ये ए पॉइंट था, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर दो रिएक्शन लग रही थी, आर एच और आर ए बी, दो लगेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हो गया आर एच और ये हो गया आर ए बी। इस तरह से अपन ने लोडिंग निकाल के इस डायग्राम को इक्विवेलेंट लोड डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। पहले क्या किया, पहले अलग अलग सेक्शंस लिए, अलग अलग सेक्शंस के अंदर जितने भी यूडीएल लग रहे थे उन सबको अपने को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया और अलग अलग लोडिंग निकाली। अलग अलग लोडिंग निकालने के बाद में, हर सेक्शन की अलग अलग लोडिंग निकालने के बाद में अपन ने एक कंबाइंड इक्विवेलेंट लोड डायग्राम बनाया। उसके अंदर मैंने इन सब फोर्सेस को जो अपन ने निकाले पिछली थोड़ी देर पहले, उन सब लोडिंग को मैंने शो कर दिया और उनकी डिस्टेंसेस लिख दी, बस और कुछ भी नहीं किया है। वो इसलिए क्या है, ताकि अपन रिएक्शंस निकाल सके। आगे क्या क्या ये डायग्राम कैसे काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, देखना आप। अब देखो, अब क्या है, इसके अंदर डिस्टेंसेस भी लिख दो आप। ये ए से सी की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो वही जो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। इसमें अपने को निकालने कुछ है ही नहीं, 1 मीटर दे रखी है, ठीक है, ये 1 मीटर दे रखी है। उसके बाद में आपको सी से डी की डिस्टेंस भी 1 मीटर दे रखी है, सी से डी की डिस्टेंस भी 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की, फिर डी से बी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, डी से बी की डिस्टेंस 2 मीटर दे रखी है। ये क्वेश्चन में जो गिवन एज इट इज लिखनी है 2 मीटर है, ठीक है। ये 2 मीटर डी से रखिए। और डी से बी, डी से ई के अंदर 2 पार्ट में दे रखी है। ये लोडिंग जो लग रही है, ये लोडिंग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक अलग दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, देखो ये दे रखी है आपको, इस लोडिंग तक की डिस्टेंस दे रखी है 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर पे लग रहा है, ठीक है, ये 0.5 मीटर पे लग रहा है। और ये बची हुई डिस्टेंसेस है, ये कितनी है, 1 मीटर पे। वो सीजी लग रही थी, सीजी का कंसेप्ट था, इसलिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया अपन, ये 1 मीटर पे लग रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंसेस अपने को दे रखी है, ठीक है, ये अपन ने निकाली है और दे भी रखी है, कुछ निकाली है और कुछ दे रखी है, ठीक है। तो ये फाइनल डायग्राम आपका आ गया। अब इस फाइनल डायग्राम के ऊपर अब अपन क्या करेंगे, अब अपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक जो नई चीज़ थी, थोड़ी यहाँ तक जो थी वो नई चीज़ थी, जो इस चैप्टर की मेन चीज़ थी। अब इसके आगे जो काम करना है, इस डायग्राम को बनाने के बाद में, यदि ये डायग्राम आपने सही बना लिया, यहाँ तक आपने क्वेश्चन सही कर दिया, तो आधे से ज़्यादा नंबर तो इस यहाँ तक के करने के। अब इसके आगे जो काम करना है वो कुछ भी नहीं है, वो पिछले लेक्चर में जब अपने पढ़ा रिएक्शंस निकालनी, वही काम करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है, अपने को इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगानी है। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। देखो अब अपन क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, फॉर ये बीम है पूरी, इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बीम फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 करेंगे एंड समेशन ऑफ मोमेंट एम इक्वल टू 0 करेंगे। ये 3 इक्वेशंस अपन को लगा के सॉल्व कर देंगे, समझ में। अब देखो, अब इसके अंदर कैसे करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 सबसे पहले लिया, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले इस चीज़ को अपन करते हैं, ठीक है। कैसे करोगे, एक्स एक्सेस के अलोंग जितनी भी रिएक्शंस लग रही है, एक्स एक्सेस के अलोंग, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सेस के अलोंग, हाँ, एक्स एक्सेस मतलब ये वाली एक्सेस, ठीक है। तो इस एक्सेस के अलोंग सबसे पहले लग रहा है एक तो आपके, एक मिनट, ये कहाँ से आया, डायग्राम में देखिए, एक्स एक्सेस मतलब ये वाला, इस डायरेक्शन में 2 फोर्स नजर आ रहे हैं मेरे को। एक तो नजर आ रहा है आर ए एच, ठीक है, एक तो नजर आ रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक जो फोर्स नजर आ रहा है एक्स एक्सेस के अलोंग, वो एक नजर आ रहा है ये 21.65 किलोन्यूटन जो अपन ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इसको बस 2 ही फोर्स नजर आ रहे हैं, और तो कोई इस डायरेक्शन में एक्स एक्सेस के अलोंग कोई नजर नहीं आ रहा है मेरे को, बाकी सब जो है वो वाई एक्सेस के अलोंग है, वो अपन बाद में करेंगे। तो
तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितने फोर्स हो गए? 2 हो गए, एक तो ये हो गया और एक हो गया 21.65। तो इसको लिख देते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर अपने किया तो क्या करेंगे? देखो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना सपोज, तो क्या करेंगे? आर ए एच और ये अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो माइनस लग जाएगा, माइनस कितना है? 21.65 है, माइनस 21.65 इक्वल टू 0। समझ में ही बात आपको? आर एच माइनस 21.65 इक्वल टू 0, इससे क्या हुआ? आर एच की वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज आर ए एच मतलब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना? तो आर ए एच बराबर कितना हो गया? सिंपल है, तो 21.65 न्यूटन। एक चीज आ गई, आर एच की वैल्यू आ गई, समझ में नहीं आपको? अब अपन क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 पुट किया तो अपन को आर एच की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से अपन क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 करेंगे, ठीक है? समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 करेंगे। अब समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा? एक तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको कैलकुलेट करना है इसमें, है ना? तो इसमें क्या करेंगे? वाई एक्सेस में सबसे पहले क्या है? वाई एक्सेस मतलब ये वाली एक्सेस, ठीक है? इस एक्सेस के अलॉन्ग सबसे पहले यहाँ से ए पॉइंट से चले तो आर ए बी लग रहा है सबसे पहले, ठीक है? तो इस आर ए बी को लिख देते हैं, आर ए बी लिया, आर ए बी सबसे पहले ये लग रहा है। और क्या लग रहा है? और क्या लग रहा है इसके अंदर? आर ए बी नीचे की साइड आर ए बी लग रहा है, नीचे की साइड और कोई नहीं लग रहा है, ठीक है? अब सब ऊपर की साइड लग रहे हैं, तो इसको अपन अगर पॉजिटिव माने तो ये सब नेगेटिव मान होंगे, ठीक है? तो आर ए बी तो ये होगा पॉजिटिव, अब ये सब लग रहे हैं नीचे तो इसको लिखा माइनस। समझ में? साइन नोटेशन ध्यान रखना। इसको अपन पॉजिटिव माना, इसको अपन ने पॉजिटिव माना, नीचे से ऊपर पॉजिटिव माना है तो ऊपर से नीचे लगने वालों को हमेशा नेगेटिव लेंगे। साइन नोटेशन का ध्यान रखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैंने पॉजिटिव माना है तो ये होगा नेगेटिव, तो आर ए बी तो हो गया पॉजिटिव माइनस, क्योंकि नीचे लग रहा है माइनस 5 किलोमीटर, एक तो हो गया 5, ठीक है? एक तो हो गया 5, दूसरा माइनस 5 हो गया, दूसरा लग रहा है ये वाला माइनस 8, ठीक है? माइनस 7.5 ये वाला, ये भी नीचे लग रहा है माइनस 12.5, ये भी नीचे लग रहा है माइनस 12.5। समझ में ही बात आपको? माइनस 12.5 ये सब तो लग रहे हैं नीचे, ठीक है? ऊपर से नीचे, उसको अब नेगेटिव मान लिया मैंने, ठीक है? और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे आर बी पे। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि आर बी जो लग रही थी वो रिएक्शन है ही है, यहाँ पे एक रिएक्शन और लग रही है, ध्यान दीजिएगा, आर बी, ठीक है ना? आर बी लग रही, आर ए लगती है तो इसको मैंने कंपोनेंट में डिवाइड किया आर एच और आर ए बी, तो यहाँ पे आर बी भी लग रही है, नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आर ए लग रही तो आर ए भी लगेगी, आर बी भी लगेगी, ठीक है ना? तो एक ये नीचे ऊपर से नीचे, हाँ नीचे से ऊपर एक रिएक्शन लग रही है, आर बी भी लग रही है, ठीक है ना? तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा? सब सही है, अभी तक कोई गलत नहीं है, प्लस आर बी, ठीक है? प्लस आर बी इक्वल टू 0, ठीक है? ये इक्वेशन लगी बनी गई पूरी, ठीक है? अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो इनको सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व हो जाएगा पार्ट, ठीक है ना? इसको कैलकुलेशन कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक -5, -8, -7.5, -12.5, तो ठीक है? तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगी आर ए बी प्लस आर बी बराबर, जब इनको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर ए बी प्लस आर बी बराबर 33, ठीक है ना? इसको सॉल्व करने के बाद में ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है? ये एक इक्वेशन है आपकी, इसको नाम दे दो फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करने से आर एस की वैल्यू आ गई, समेशन ऑफ एफ आई बराबर 0 करने से ये वाली इक्वेशन आई, ठीक है? अब आप क्या करोगे? तीसरी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो लगाओगे, समेशन ऑफ मोमेंट एम, समेशन ऑफ एम इक्वल टू मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है? इसको लगाओगे तो क्या होगा? देखो, अब इसके अंदर मोमेंट को कैसे लोगे? देखो, आप मोमेंट या तो ए के अराउंड भी ले सकते हो और मोमेंट आप बी के अराउंड भी ले सकते हो, मतलब ई के अराउंड भी ले सकते हो, ठीक है? दोनों तरह से आप मोमेंट ले सकते हो, लेकिन अपन क्या करेंगे? क्लॉकवाइज है नहीं, क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अपन पॉजिटिव मोमेंट निकालना कंपेरेटिवली इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव मोमेंट निकालना। तो अपन क्या करेंगे? पॉजिटिव मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट अराउंड ए लेंगे, ठीक है ना? ताकि अपने को कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। तो मोमेंट
यहाँ लिखेंगे मोमेंट एट द रेट ऑफ अराउंड ए, क्लॉकवाइज 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 होगा, ये यूं क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इस तरह से अपन मोमेंट लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेटिंग इजी पड़ेगी। तो देखो मोमेंट कैसे लेंगे, मोमेंट कैसे लेंगे, हाँ मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेंगे क्योंकि ए के अराउंड लेना है, ये इधर वाली डिस्टेंस मत ले लेना, 5 इंटू ये मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, वो मोमेंट अराउंड बी या ई होता है, समझ नहीं, वो मिस्टेक कर देते बच्चे। तो अपने को मोमेंट अराउंड ए लेना है, तो इस ए के साथ में अराउंड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जैसे 5 इंटू 1 प्लस 8 इंटू ये वाली डिस्टेंस प्लस 7.5 इंटू ये वाली डिस्टेंस, ऐसे लेनी है, ये मत ले लेना आप डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, देखो सबसे पहले 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 फोर्स इंटू डिस्टेंस, खत्म। अब देखो एक मोमेंट ये अपने आप क्वेश्चन में दे रखा है 20 किलोमीटर का, और ये क्या है, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा बन रहा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इसलिए अपन क्या लिया, ये तो अपन ने ये पॉजिटिव बन रहा है, क्यों, देखो 5 किलोमीटर इसको अपन घुमाए तो ये पॉजिटिव बन रहा है क्लॉकवाइज, और ये 20 किलोमीटर यूँ लग रहा है क्वेश्चन में दे रखा, तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो 5 इंटू 1 माइनस 20 फिर प्लस -20 प्लस 8 इंटू कितना आ जाएगा, देखो एक मिनट, प्लस यहाँ तक हो गया था 20 -20 हो गया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था, प्लस 8 किलोमीटर लिया, 8 किलोमीटर 8 फोर्स, ये तो हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखो ये बीच में लग रहा है, 8 किलोमीटर क्या है, डी और डी के बीच में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, 1 + 1 2, और ये 8 किलोमीटर डी बी के बीच में लग रहा था, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 मीटर होगी, अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए तो 1 + 1 + 1 टोटल कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +8 × 3 +8 × 3, ठीक है, +8 × 3 प्लस नेक्स्ट लोड लग रहा है 7.5 किलोमीटर, 7.5 इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, देखो कैलकुलेट करो, 1 + 1 2, 2 और 2 4, और 4.5, ठीक है, 4.5 हुई, तो 7.5 इंटू 4.5 लिख दिया अपन ने, डिस्टेंसेस ध्यान से कैलकुलेट करना वरना गलती हो जाएगी, ठीक है ना, 7.5 इंटू 4.5 यहाँ तक अपन आ गए, अब लास्ट लोडिंग बची ये वाली, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो प्लस आगे और देखो प्लस 12.5 किलोमीटर लग रहा है लास्ट में, देखो ये वाला ले रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये 12.5 है ना, गलत नहीं होगा, 12.5, तो यहाँ लिया 12.5 इंटू ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 1 और 1 2 और 2 4 और 5 और 5.5, सही है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5 और 5.5 हो गई, तो 12.5 इंटू यहाँ से आज तक की डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, 5.5 होगी, 12.5 इंटू 5.5, ये हुआ 12.5 इंटू 5.5, ठीक है। अब देखो ये अपन ने निकाल लिए, अब इसके आगे क्या होगा सुनना, ये तो ऐसे वाले, इनको अपन ने पॉजिटिव लिया, ये वाले और ये वाले, ये सब कंप्लीट हो गए, ऊपर से नीचे जो लग रहे हैं वो सब कंप्लीट हो गए, अब अपन नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर, ठीक है ना, ऐसे, तो इसमें क्या लग रहा है, देखो इसके अंदर क्या लग रहा है, इसी के आगे करने में यहाँ लग रही है आरबी लग रही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जब ऊपर से नीचे अपन ने पॉजिटिव लिए तो नीचे से ऊपर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, माइनस आरबी, फोर्स
रिएक्शन इनटू डिस्टेंस कितना आ जाएगी, रुकना, डिस्टेंस कैलकुलेट ढंग से करना, ठीक है। मैं भी देखता हूँ इसमें डिस्टेंस कितनी बता रही, हाँ आरबी इंटू, हाँ आरबी इंटू ये कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 1 + 1 2 और 2 + 2 4 हो गई, तो माइनस आरबी इंटू 4, ठीक है, माइनस आरबी इंटू 4 माइनस आरबी इंटू 4 इक्वल टू 0। समझा आप, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुई है ये, ठीक है। 5 × 1 - 20 + 8 × 3 + 7.5 × 4.5 + 12.5 × 5.5 माइनस आरबी इंटू 4 इक्वल टू 0। समझ में बात आपको, ये अपन ने मोमेंट निकाली है, मोमेंट अराउंड ए निकाला तो उसकी ये इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो सब चीज़ें गिवन है, ओनली आपको आरबी की वैल्यू नहीं पता, तो आरबी की वैल्यू इसको सॉल्व करने से मिल जाएगी। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आरबी की वैल्यू आ जाएगी आपके, इसको सॉल्व कर लेना आप कैलकुलेशन से, तो यहाँ से आरबी निकल जाएगा आपके, आरबी बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसके अंदर दे रखा है, मैंने निकाल रखा है, इसको कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो आरबी की वैल्यू आ जाएगी 27.875 किलोन्यूटन, ठीक है, 27.875 किलोन्यूटन। और साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना, कैलकुलेटर के बगैर तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। इसको आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो ये आरबी की वैल्यू आ जाएगी, इससे आ जाएगी 100% आ जाएगी, ठीक है ना, टेंशन करने की कोई बात नहीं है आपको, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन से कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको देखो आरबी मिल गया, ठीक है, आरबी मिल गया तो ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो आर ए भी मिल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आर ए का, ठीक है। तो इस इक्वेशन का फॉर्म इसको अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो आर ए बी इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, तो आर ए बी प्लस आर बी बराबर कितना 33 है, तो यहाँ पे आर ए बी निकल जाएगा, आर ए बी कितना हो जाएगा 33 माइनस आर बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 33 माइनस आर बी कितना आया 27.875 किलोन्यूटन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी, आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी, आर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने निकाल रखी है यहाँ पे, आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5.125 किलोमीटर, कैलकुलेशन करके देख लेना आप, ठीक है ना, 5.125 किलोमीटर, ये आपके आर ए बी की वैल्यू आ गई, ये आपके आर ए बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो अपने को यही करना था, अपने को रिएक्शंस निकालनी थी, अपने को रिएक्शंस निकालनी थी, तो अपने को आर एच की वैल्यू आ गई, पहले अपन ने निकाली, आर एच की वैल्यू आ गई ये, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ रिएक्शंस एट ए एंड बी आर क्या है, फाइनल आंसर में देख लो, आर एच कितना आया, आर एच आया आपके, आर एच आया 21.65 किलोमीटर, कैलकुलेशन से 21.65 किलोमीटर, ठीक है। आर एच की वैल्यू आई, फिर आर ए वी की वैल्यू कितनी आई, आर ए वी की वैल्यू आई आपके, आर ए वी की वैल्यू आई 5.125, 5 ये वाली, ठीक है ना, 5.125 और एंड आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, आर बी की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये वाली 27.875 किलोमीटर। बस ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में ही आपको बात, अपन ने क्या किया क्वेश्चन में, अपन ने क्या किया अल्टीमेटली, मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ। अपने को एक सिस्टम दे रखा था, जिसके अंदर यूडियल लग रहा था, अलग अलग ट्रायंगल लोडिंग भी लग रही थी। उसके अंदर अपने को ये पूछा था कि सिस्टम के अंदर ए और बी के अराउंड फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है लोडिंग के, उसके ऊपर आपको रिएक्शंस निकालनी है। अपन ने क्या किया, अपन ने उस पूरे जो सिस्टम को, जो फोर्स का सिस्टम दे रखा था अपने को लोडिंग का, उसको अपन ने यूडीएल को अपन ने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया सबसे पहले, ठीक है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद में अपन ने तीनों, हर पॉइंट लोड के ऊपर रिएक्शंस निकालने के लिए अपन ने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाई, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। अपन ने इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अपन ने सबसे पहले रिएक्शंस आर ए निकाली, फिर आर एच निकाला, आर बी निकाला,
और फिर समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कंडीशन को यूज करते हुए अपन ने मोमेंट इक्वेशन को निकाल के आर बी निकाला। आर बी निकालने के बाद में अपन ने इस तरह से अपन ने इन तीनों वैल्यूज को निकाल लिया। समझ नहीं बात आपको? इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी पड़ेगा। बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। सबसे इजी चीज़ है ये अभी तक जो पढ़ी अपन ने। लोडिंग आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आपको? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कल अपन नया टॉपिक कुछ पढ़ेंगे। कल अपने आपको कपल बताऊंगा, कपल क्या होता है, ठीक है? तब तक के लिए ओके, थैंक यू। एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, इसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगी। एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं आपको, कपल, ठीक है? कपल क्या होता है? कपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे कपल भी एक तरह का फोर्स का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फोर्स है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, कपल का मतलब वैसे क्या होता है? कपल्स मीन्स, कपल वर्ड का मतलब भी क्या होता है? टू, कम से कम दो तो होने चाहिए। दो नहीं हुए तो कपल होता ही नहीं है वो, ठीक है ना? एक सिंगल पर्सन कभी भी कपल नहीं बना सकता, ठीक है ना? चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, तो होता है टू। तो कपल में यहाँ पे क्या है, यहाँ कपल फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या है, सुनो, फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? फोर्सेस के रिस्पेक्ट में अपन बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। तो कपल क्या होता है? टू पैरेलल फोर्सेस, मतलब एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। दो फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन जैसे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, P और P, ये दो फोर्सेस है, ध्यान से समझना। दो फोर्सेस है P और P, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक डायरेक्शन, एक इधर लग रहा है फोर्स P और एक फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है? तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है? इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है L, ठीक है ना? तो कपल की डेफिनेशन क्या हुई? कपल्स मीन्स क्या होता है? टू पैरेलल फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों की मैग्नीट्यूड कितना है? PP है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, एंड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या? L है। इस तरह के सिस्टम ऑफ फोर्स अगर लग रहे हों कहीं पे भी, तो उसको क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं, ठीक है? इसको कपल बोलते हैं। और कपल के जैसे एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप। वाटर टैप होती है, ये वाटर टैप होती है इस तरह से, ये टैप है, ठीक है? ये यहाँ पे टैप बनी हुई है, इसको, ये नल है, अपन इसको ऑन और ऑफ करते हैं। तो वाटर टैप को कैसे, ये क्लॉकवाइज खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज बंद होगा, जो भी है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो एक कपल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना? एक तो एग्जाम्पल हो गया वाटर टैप। दूसरा एग्जाम्पल जो होता है, पेन की निब को ऑन और बंद और चालू करना, इस तरह से ये क्लॉकवाइज बंद होता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, तो ये भी एक कपल का एग्जाम्पल है। तीसरा जैसे लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ की, जैसे चाबी अंदर ताले में डाल के क्लॉकवाइज डालते हो तो बंद हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डालते हो तो खुल जाता है। जैसे अगर आपको बंद करना है तो क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, और चालू करना तो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट चीज़ें कुछ होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं, ठीक है? तो कपल फोर्स लगते हैं। तो इसके अंदर जैसे साइलेंट फीचर्स क्या है कपल के, कपल फोर्स के साइलेंट फीचर्स क्या है? साइलेंट फीचर्स क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, और फाइनाइट डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, ठीक है? और दूसरा साइलेंट फीचर क्या है कि एक सिंगल फोर्स, जैसे एक कपल के मतलब एक फोर्स ये लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है, ये एकमात्र ऐसा फोर्स है जिसको एक सिंगल फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अपन ने इक्विलिब्रियम बनाया था, जैसे कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक एक्स वाई डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनका नेट रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में कितना होगा, ये अपन ने पढ़ा था। तो ये चीज़ कपल के अंदर, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कपल के अंदर मतलब कपल का कोई तोड़ नहीं है, कोई एक रिजल्टेंट सिंगल फोर्स इस कपल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। समझ में ही बता आपको? कपल हमेशा दो ही रहेंगे, और दो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे, और उनका कोई रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स सब्स्टिट्यूट इनका कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये छोटा सा टॉपिक था कपल, जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ज़्यादा मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कपल क्या होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया। ये टॉपिक आपका आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगले टाइम पर अपन नेक्स्ट यूनिट चालू करेंगे, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।